हम्म। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की चर्चा करेंगे, जो चैप्टर का नाम है पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और जीरेंड। तो पार्टिसिपल तीन भाग में है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका पहचान है V4। V4 मतलब वर्ब में ing। दूसरा पहचान है पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर एक्टिव में है तो हैविंग प्लस V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल यदि पैसिव में है तो पैसिव में इसका दो फॉर्म है, हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का दोनों फॉर्म याद रखना है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में हो गया हैविंग प्लस V3 एक्टिव में, और पैसिव में रहेगा तो हैविंग बीन प्लस V3 लिखिए या बीइंग प्लस V3, यह हुआ पैसिव फॉर्म। तो इसका जो है इस चैप्टर का हम पार्ट 1 चल रहे हैं, करीब करीब इसके पार्ट थर्ड तक चलेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और जीरेंड से क्लास 12 के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन 4 वो देगा। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूछेगा, या 2 + V1 जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं इन्फिनिटिव पूछेगा, या V4 पूछेगा, या डी में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब को इसी 4 रूप में आपको पूछेगा कि सेंटेंस के अनुसार, वाक्य में शब्द के प्रयोग के अनुसार वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, V1 या 2 + V1 या V4 या V3। तो अब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन में आपका प्रयोग किया गया है लेट। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखें तो देखिए उस वाक्य में लेट का प्रयोग दिया गया है। क्वेश्चन में देखें, पहला नंबर क्वेश्चन में उसमें लेट का प्रयोग है वर्ब लेट का प्रयोग है। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का यहां पर हल करने जा रहे हैं। 1 और 2 उसमें है लेट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है। यह आपका आंसर है, यहां पर ये V1 आया। तो इसका मतलब हुआ कि वाक्य में यदि लेट, मेक, बीड, सी, वॉच, हियर, नोटिस और हेल्प, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। इसलिए पहला का आंसर में जो आप देंगे वह V1 रूप में आएगा। अब इसमें नोट में हम लिखे हैं उसको ध्यान दें। इसमें से हमने निकाला है सी, वॉच और हियर। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर लिखे हैं कि V4 रूप में भी रह सकता है। इसमें से 3 को निकाले हैं, सी, वॉच और हियर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका 2 आंसर हो सकता है, V1 भी तो आंसर है ही, V1 भी आंसर हो सकता है या V4 भी हो सकता है। जैसे आई सॉ, सी वर्ब को लाए हैं, आई सॉ हिम प्लेइंग, यहां पर आपका V4 फॉर्म हुआ। इसका मतलब कि इन वर्ब में से 3 गो वर्ब अलग निकाले हैं। कौन कौन? सी, वॉच और हियर। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद V1 भी आ सकता है या V4 भी आ सकता है। इसका 2 आंसर हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछेगा तो आंसर तो कोई एक ही देगा, या तो V1 दे चाहे V4 दे। एक और नोट है, उसमें देखिए क्या क्या लाए हैं। सी, इसी में से लाए हैं सी, मेक, बीड, बीड मीन्स आदेश देना, वॉच और हियर। यदि इन वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में अगर होता है तो पैसिव वॉइस का मतलब मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो इज आर एम लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा।
तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, मेक का मेड, बीड का बीडन, वॉच के वॉच्ड, हियर का हर्ड। अगर यह पैसिव फॉर्म में आएगा तो आप जान लीजिए कि इसके बाद आपका आने वाला वर्ब किस रूप में आएगा, टू प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही वॉज मेड, पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में है, तो ही वॉज मेड टू लाफ। क्यों यहां मेक के साथ टू प्लस V1 आया, क्योंकि यहां मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में रहता तब इसके साथ क्या आता, V1, और पैसिव में रहने पर क्या आ जाता है, टू प्लस V1 आ जाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका उसमें हल हो गया, पहला और दूसरा का हल हो गया है। अब तीसरा का चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, उसमें गेट का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन गेट का प्रयोग किया गया है। तो उसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछेगा कि कौन रूप में आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में गेट का मतलब होता है प्रेरित करवाना, और मेक का मतलब होता है प्रेरित करना होता है। तो प्रेरित करवाना के अर्थ में जब गेट आता है तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, किस रूप में आएगा, थर्ड रूप में। जैसे ही गॉट राम हेल्प्ड, यहां जो आपका हेल्प्ड आया ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब मेक का मतलब होता है प्रेरित करना, और गेट का मतलब हो गया प्रेरित करवाना। अब स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा कि मेक का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में करेंगे तब इसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस V1 आएगा। जैसे ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, लाफ आपका V1 आया। लेकिन पैसिव में जब किया था तो पैसिव में क्या आता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस V1। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्रेरित करवाना के अर्थ में गेट का जब प्रयोग होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू माइंड क्वेश्चन है, वुड यू माइंड। इसके बाद याद रखेंगे वर्ब हमेशा चौथा रूप में आता है। जैसे वुड यू माइंड टीचिंग अस, वुड यू माइंड टीचिंग अस। तो वुड यू माइंड के बाद जो वर्ब आया केमा रूप में आया, चौथा फॉर्म में, मतलब ING। नोट में लिखे हैं आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड का मतलब होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड। तो डोंट माइंड के बाद भी वर्ब का केमा रूप, चौथा रूप आता है। जैसे आई डोंट माइंड वेटिंग हियर फॉर सम टाइम, मतलब कि मुझे यहां कुछ देर प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वुड यू माइंड के बाद भी V4 और आई डोंट माइंड के बाद भी V4 आते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन कहीं इसी में आपका आया है, आप देख लेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखें, छठा नंबर क्वेश्चन में है आपका जहां पर खाली स्थान दिया हुआ होगा उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव जरूर होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव आई का क्या हो जाता है, माई, यू का योर, वी के आवर, दे के दियर, ही के हिज, सी के हर। यह क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो अब इसमें याद रखना है रूल को, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब हमेशा केमा रूप में आएगा, चौथा फॉर्म में आएगा। जैसे आई वांट योर प्लेइंग, आई वांट योर, योर आ गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको वर्ब पूछेगा कि कौन रूप में आएगा, तो V4 रूप में आता है। क्वेश्चन हुआ आपका 6। 7 में देखिए, खाली स्थान के पहले कोई प्रीपोजिशन जरूर होगा। प्रीपोजिशन है,
तो इसका मतलब कि प्रीपोजिशन ये सब क्या है, ऑन, फॉर, बाय, इन, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, ये सब क्या है आपका प्रीपोजिशन है। इसमें याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो आईएनजी लग करके आएगा, मतलब भी4 रूप में। जैसे ही अर्न्स मनी बाय, अब यहां पर सेल में आईएनजी लगा है, सेलिंग मिल्क, इसका मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वह आईएनजी अर्थात भी4 रूप में ही आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीप या कीप ऑन, इसका मतलब होता है जारी रखना। तो कीप या कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना, कोई बुरी आदत है उसको भी त्याग करना, छोड़ना। इस सब के बाद जो वर्ब आएगा किस रूप में आएगा, चौथा रूप में, क्योंकि सब के आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। कीप या कीप ऑन एक ही चीज है, कीप के बाद भी भी4 और कीप ऑन के बाद भी भी4, अर्थात इन शब्दों के साथ आने वाला वर्ब आईएनजी लग करके आता है। जैसे बना सकते हैं, ही केप्ट या केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा। ही केप्ट ऑन सिंगिंग, वह गाता रहा। तो इस आपका 8वां पॉइंट में जरूर आपका कोई क्वेश्चन होगा इससे, उसमें आप ध्यान रखेंगे कीप या कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, गिव अप, इसके बाद वर्ब हमेशा भी4 मतलब आईएनजी रूप में आएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा हैव, उस वाक्य में क्या है इसे पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल से। जैसे पटना जाकर वह मोहन को मदद किया, क्रिया में कौन सा धातु लगा हुआ है, कर। तो पटना जाकर वह मोहन को मदद किया, इसका मतलब कि पटना जा करके उस मोहन को मदद करने में कुछ ठहराव है कि नहीं है, कुछ ठहराव है। जैसे पटना जाकर आप मोहन से मिलने में बीच में कहीं ना कहीं गैप है, ठहराव है, टेम्पू धरेगा या कुछ नाश्ता करेगा, तो इसके बीच में पटना जा करके मोहन से मिलने में कहीं ना कहीं कुछ ठहराव होता है। तो ऐसे वाक्य के बारे में समझिए कि जब एक कार्य समाप्त होने के बाद, पहला कार्य क्या था, पटना जाकर, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू हुआ हो, तो वैसे वाक्य में क्रिया के अंत में कर धातु, जाना में जाकर आया है, कर धातु के लिए हैविंग प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। तो पटना जाकर वह मोहन को मदद किया, तो जाकर क्रिया के अंत में कर धातु है, तो उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस भी3, तो क्या हो जाएगा इसका, हैविंग गॉन टू पटना ही हेल्प्ड मोहन। तो ऐसे वाक्य में आपको क्या करता है कि खाली स्थान दे करके हैव लिख देता है। तो आप बताइए कि वह हैव किस रूप में आएगा, हैविंग, मतलब आईएनजी लग करके आता है। तो ऐसा भी प्रश्न जो है सो पूछता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ कि क्रिया में कर धातु के लिए हम हैविंग प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं, कब, जब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू हुआ हो। एक वाक्य और बना सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, घर लौटकर उसने चाय पिया। जैसे घर से लौटकर, तो घर लौटकर, तो घर लौटने के बाद चाय पिया, तो इसके बीच में कुछ ठहराव है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि घर गया चाय मिल गया उसको, घर लौटा चाय मिल गया, वो तो बनाना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। इसका मतलब कि घर लौटने के बाद चाय पीने के बीच कुछ ठहराव आते हैं, तो वैसे वाक्य को हैविंग प्लस भी3 से बनाया जाता है। एक बात हो गया। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस यूज बता रहे हैं, करे धातु है, दंडित होकर वह बहुत उदास था। तो दंडित होकर मतलब दंड किसी के द्वारा दिया गया कि स्वयं दंड दे दिया,
किसी के द्वारा दंडित किया गया, अर्थात यह पैसिव वॉइस में है। और पटना जाकर इसका मतलब खुद पटना गया, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसलिए आपको बताए हैं कि यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल जो है दो भाग में होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में खुद काम किया तो किससे बनाए, हैविंग प्लस V3 से। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में कर लगा हुआ है तो उसको आप दोनों ढंग से बना सकते हैं, हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 से बना सकते हैं। तो दंडित होकर, पिटाकर, है ना, पिटाकर, यह भी पैसिव वॉइस में है। पराजित होकर मतलब किसी के द्वारा पराजित किया गया। तो इस कर धातु से हम समझ रहे हैं कि कर धातु में दोनों तरह की क्रिया हो सकती है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव में होगा तो उसको बनाएंगे हैविंग प्लस V3 से, लेकिन कर धातु वाला अगर पैसिव में होगा तो उसको दो तरह से बना सकते हैं, एक हैविंग बीन प्लस V3 से या बीइंग प्लस V3 से। तो पैसिव में है तो क्या करेंगे, दंडित होकर, तो बीइंग या हैविंग बीन पनिश्ड दोनों से बना सकते हैं, बीइंग पनिश्ड या हैविंग बीन पनिश्ड, कॉमा, वह बहुत उदास था, ही वॉज वेरी सैड। तो आपने इस वाक्य से समझा कि जब क्रिया के अंत में कर धातु लगा हुआ रहता है और उस वाक्य में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू होता है, तो वैसे कर धातु का अनुवाद एक्टिव में रहने पर हैविंग प्लस V3, आप पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 से बनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आपका जो 9 का है आप उसमें देखेंगे वही वाक्य है। तो ब्रैकेट में जो हैव लिखा हुआ है वो किस में चेंज करेंगे, हैविंग में। क्यों, क्योंकि यह नियम है कि जब वाक्य में दो कार्य समाप्त हो गए हो, जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ ठहराव के बाद शुरू हुआ हो, तो जो पहला वाक्य में कर धातु लग करके वर्ब आवेगा उसका अनुवाद हम एक्टिव में हैविंग प्लस V3 और पैसिव में बीइंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 से बनाते हैं। ठीक है, अब 10 और 11 के लिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन 10 और 11 दोनों के लिए। उसमें है हैड बेटर लगा हुआ है और वुड रादर। तो इसी में एक और हमने जोड़ा है कि हैड बेटर, वुड रादर और रादर देन, इन तीनों का यहां पर हम प्रयोग भी बताए हैं, उसको ध्यान देंगे। तो हैड बेटर, वुड रादर और रादर देन के बाद क्या आता है, V1। अब याद रखिएगा कि जो V1 जो आता है इसको क्या कहा जाता है, जो V1 आ रहा है इसका नाम याद रखेंगे, लिखा हुआ है आपका बेयर इन्फिनिटिव। इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस V1, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब सिर्फ V1, 2 हट जाता है। तो किसके किसके साथ आया था बताए थे। उसी तरह से हैड बेटर, वुड रादर और रादर देन आपको आगे कहीं मिलेगा। रादर देन के बाद वर्ब किस रूप में आता है, V1 रूप में। V1 मतलब बेयर इन्फिनिटिव। अब इसका प्रयोग यहां पर समझे तीनों का। जैसे लिखा हुआ है यू हैड बेटर या यू वुड रादर लर्न इंग्लिश। तो हैड बेटर या वुड रादर दोनों का मतलब होता है अच्छा होगा कि या अच्छा है कि, अच्छा होगा कि या अच्छा है कि। तो इसका हिंदी हम क्या समझेंगे, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश, अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो। यू हैड बेटर गो होम, अच्छा है कि तुम घर चले जाओ। राम हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, अच्छा है कि राम अंग्रेजी बोले।
तो हैड बेटर और वुड रादर का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? अच्छा होगा कि या अच्छा है कि। और इससे सलाह दी जाती है, किसी कार्य को करने की क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है, एडवाइस। तो हैड बेटर और वुड रादर का प्रयोग समझ में आया? कहां करते हैं? अच्छा होगा कि या अच्छा है कि के अर्थ में। इसके साथ आने वाला वर्ब कौन रूप में? V1, मतलब बेयर इंफिनिटिव के रूप में आता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे आपका असाइनमेंट में लिखा हुआ है, यू हैड बेटर या यू वुड रादर, कोई प्रयोग करे, खाली स्थान, ब्रैकेट में लिख देगा टू लर्न इंग्लिश। तो ये लर्न को आपको इतना फॉर्म में पूछेगा, लर्न सही है कि टू लर्न सही है कि लर्निंग सही है कि लर्न सही है। यही चार फॉर्म, चारों आपका ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन, उसी में से चुनना रहेगा। तो जैसे आपको याद पड़ जाएगा कि हाँ हैड बेटर है, वुड रादर है, इसके बाद V1 आता है। तो ऐसे ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का चीज है, और यही कंपटीशन लेवल का चीज 12 में पूछता है। तो कुछ कंपटीशन का भी ग्रामेटिकल टर्म उसमें जोड़ा है। अब रादर देन के प्रयोग में देखिए यहां पर, आई प्रेफर टू वॉक, प्रेफर माने पसंद करना, मैं टहलना पसंद करता हूं, रादर देन रन, दौड़ने की अपेक्षा। अर्थात रादर देन का प्रयोग होता है की अपेक्षा के अर्थ में, की अपेक्षा के अर्थ में रादर देन का प्रयोग होता है। और रादर देन के बाद आप देख रहे हैं कि V1 आया है, V1 आया है ना, जिसको क्या कहते हैं? बेयर इंफिनिटिव। तो आपका तीनों आ गया, 10 और 11 दोनों क्वेश्चन हल हो जाएगा। हैड बेटर, वुड रादर और रादर देन के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में? V1 रूप में होता है। तो इसको याद करना पड़ेगा कि किस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, 13 नंबर। यदि वर्ब है डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज प्रेजेंट में, पास्ट में डिड, इसके बाद यदि नथिंग बट आए या एक्सेप्ट आए, नथिंग बट आए या एक्सेप्ट आए, तो इसके बाद आपका बेयर इंफिनिटिव आता है। जैसे ही डज नथिंग बट टीच, सी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टीच। तो आप देख रहे हैं कि डू डज डिड के बाद, डू डज डिड ध्यान रखना है, डू डज डिड के बाद यदि नथिंग बट आए चाहे एक्सेप्ट आए, तो इसके बाद वर्ब किस रूप में आएगा? पहला रूप में। अब यहां पर देखिए, नोट ए में लिखे हैं, नोट बी में लिखे हैं कि डू डज डिड वर्ब को छोड़कर कोई अन्य वर्ब रहे, मतलब यहां पर डू डज डिड को छोड़ करके कोई अन्य वर्ब रहे, तब एक्सेप्ट या बट के बाद आने वाला वर्ब इंफिनिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि देखिए यहां पर नथिंग बट या एक्सेप्ट के पहले क्या था? डू, डज और डिड, ये वर्ब रहेगा, तो आने वाला वर्ब इसके बाद V1, V1 मतलब बेयर इंफिनिटिव। लेकिन यहां देखिए ही वांट्स, चेंज हो गया वर्ब, डू डज के जगह पर क्या ला दिए? वांट। तो ही वांट्स नथिंग बट, तब क्या लिखेंगे? टू टीच। फिर देखिए ही वांट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट टू टीच। अब देखिए यहां पर इंफिनिटिव रूप में आ रहा है, तो समझ में आया कि कहां कब बेयर इंफिनिटिव आएगा? नथिंग बट और एक्सेप्ट के बाद, और कहां इंफिनिटिव आएगा? तो बस दो भाग में इसको याद रखिए, नथिंग बट या एक्सेप्ट के पहले कौन वर्ब हो? डू डज डिड हो, तब बेयर इंफिनिटिव मतलब V1 आएगा। और डू डज डिड को छोड़ करके कोई दूसरा वर्ब आ जाए, तब हो जाएगा इंफिनिटिव। ठीक है।